हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का सॉल्यूशन ग्रो ट्रिकी लॉ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, मोस्ट वेलकम है। आज के लिए आप जो वीडियो है बहुत जो आज का टॉपिक है, ये वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जो छत्तीसगढ़ की एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए, और जो राजस्थान सिविल जज की एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं राजस्थान सिविल जज या किसी भी मतलब जो जिसमें कोर्ट फीस एक्ट आता है, कोर्ट फीस एक्ट से ये टॉपिक लिया गया है। इसमें प्रीवियस ईयर के छत्तीसगढ़ के जो क्वेश्चन है वो लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे प्रीवियस ईयर से आए हुए क्वेश्चन। 2020 2023 में 2 बार एग्ज़ाम हुई है, ठीक है। एक बार हुई थी आपकी सितंबर में, एक हुई थी आपकी फरवरी में 2023 में। तो उनके ये क्वेश्चन हैं और इसमें हम आपको कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, और क्वेश्चन आपको अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट में किस तरह से रीड करना है और किस तरह से आपको नोट डाउन करना है, तो वो सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो जुड़े रहिए लास्ट तक, इस वीडियो को देखिए। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। ये है फरवरी 2023 में जो छत्तीसगढ़ सिविल जज का एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन संदेह फीस की संगणना की जाएगी। द फी पेबल अंडर द कोर्ट फीस एक्ट 1870 शैल बी कंप्यूटेड, ठीक है। तो ए है ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट क्लेम्ड इन मनी सूट्स, धन के वादों में दावागत रकम के अनुसार। बी है ऑन द फुल वैल्यू ऑफ द प्लेंटिफ्स शेयर इन द प्रॉपर्टी इन सूट्स फॉर पार्टीशन, विभाजन हेतु वादों में वादी के संपत्ति के हिस्से के पूरे मूल्य पर। ऑप्शन नंबर सी है ऑन द हाफ वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इन मेंटेनेंस सूट्स, भरण पोषण के वादों में वाद की विषय वस्तु के मूल्य के आधे मूल्य के अनुसार। और लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, धन के वादों में दावागत रकम के अनुसार। तो ये लिया गया है, ये मतलब सेक्शन 7 का है, ठीक है। सेक्शन 7 का 1, उसमें आप देखिएगा बेयर एक्ट आप निकाल के रखिए कोर्ट फीस एक्ट का, उसमें अब आपको नोट डाउन करवाऊंगी मैं किस तरह से आपको, आप उसमें जो है स्टार लगा लीजिए 7 का 1, और उसमें लिखा है धन के वादों में, ठीक है, हेडिंग लिखा है। उसके बाद जो लास्ट में लिखा है दावाकत रकम के अनुसार, ठीक है। तो दावाकत रकम के अनुसार जो है इस पे आप टिक कर लीजिए, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। और यहाँ पर लिख लीजिए आपके ये कब पूछा गया था, तो छत्तीसगढ़ सीजे 3 सितंबर को पूछा गया था। ये सितंबर का है क्या, ये कहाँ आ गया, ये तो फरवरी का है ना। अच्छा, इस नोट डाउन करवा दे गलत, चलो। अच्छा, ये तो हाँ फरवरी का है, ठीक है, फरवरी में चल रहा है अपन। तो ये है, ठीक है, फरवरी में पूछा गया था। अब आपको सेकेंड ऑप्शन को भी करना है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या दिया है, सेकेंड ऑप्शन भी 7 में ही दिया हुआ है। तो 7 का 6 नंबर का है 6A, ठीक है। 7 उसका जो 6 का मतलब 7 का 6A है वो निकालिए। उसमें क्या दिया है, उसमें विभाजन हेतु वादों में वादी के संपत्ति में मूल्य के पूरे मूल्य नहीं आएगा, उसमें आधा मूल्य लिखा है, ठीक है। तो आप उस बेयर एक्ट को निकाल लीजिए, उसमें आपको 6 नंबर पर जाना है, 6A में, 7 के 6A में जाना है, इंस्टीट्यूट फॉर पार्टीशन, विभाजन हेतु वादों में। तो उसमें A नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 7 का 6A है उसका भी A नंबर है, उसमें क्या लिखा है, आधे मूल्य के अनुसार, ठीक है, वादी के संपत्ति के हिस्से के आधे मूल्य के अनुसार। तो ये अलग से कुछ आपसे पूछे नहीं जाते, सब बेयर एक्ट से ही आते हैं, ठीक है। तो बेयर एक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा, तो वहाँ लिखा है आधा मूल्य, ठीक है, आधा मूल्य लिखा है, पूरा मूल्य नहीं लिखा है। तो ये चेंजेस इसमें हुआ, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया। और सही क्यों हो रहा है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि इसमें जैसा उसमें लिखा है
सेवन के फर्स्ट में दावाकृत रकम के अनुसार, तो इसलिए वो सही है। ऑप्शन नंबर सी कहाँ मिलेगा आपको? ये 7 के 1 में ही मिलेगा, उसी में दिया हुआ है 7 के 1 में सब कुछ। ठीक है, ये 7 के 1 में जैसे धन के वादों में जिनके अंतर्गत नुकसानी या प्रतिकर के अथवा भरण पोषण, तो ये इसमें ही दिया हुआ है 7 के 1 में, तो आप देख लीजिए डायरेक्ट में। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और हाँ एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और आपको देनी है। आज जो है शाम को 4 बजे लाइव क्लास आएगी टीपी एक्ट पर, सेक्शन 1 से 20 तक हम आपको कवर करवा देंगे उसमें, तो आप ज़रूर आइएगा, लाइव क्लास ज्वाइन करिएगा। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अंतःकालीन लाभ के या स्थावर संपत्ति और अंतःकालीन लाभ के या लेखा के लिए वादों में यदि डिकृत लाभ या रकम दावाकृत लाभ से या उस रकम से जिस पर वादी ने इप्सित अनुतोष का मूल्यांकन किया है अधिक है, तो इन सूट फॉर इंटरिम प्रॉफिट आर फॉर immovable property and for interim profit or for account if the profit or amount decreed exceeds the profit claimed or the amount on which the plaintiff has assessed the relief sought, then ऑप्शन नंबर ए है द डिक्री विल बी एग्जीक्यूटेड, डिक्री का निष्पादन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इट इज एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर टू एग्जीक्यूट और नॉट, न्यायालय के विवेक पर है कि निष्पादन करे या ना करे। ऑप्शन नंबर सी है द एग्जीक्यूशन कोर्ट के नॉट एग्जामिन द वैल्यूएशन, निष्पादन न्यायालय मूल्यांकन का परीक्षण नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव। तो बताइए क्या है करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नहीं कर सकता है कुछ भी, क्यों? क्योंकि ये दिया है सेक्शन 11 में। आप डायरेक्ट निकालिए, सेक्शन 11 में आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये आया था फरवरी 2023 में, 26 फरवरी 2023 को आया था, 26 फेब 2023 में। तो ये सेक्शन 11 में जाके आप रीड करिए इसे, उसमें दिया हुआ है डिक्री का निष्पादन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उचित ऑफिसर को वह अंतरण संदत्त नहीं कर दिया जाता। ठीक है, तो ट्रांसफर नहीं कर दिया जाता है तब तक वो डिक्री का एग्जीक्यूशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहां अंतःकालीन लाभ की रकम का अभिनिश्चय डिक्री निष्पादन के दौरान के लिए छोड़ दिया जाता है, वहां यदि इस प्रकार अभिनिश्चित लाभ दावाकृत लाभों से अधिक है तो वेदर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, इसमें ठीक से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या? वेदर द अमाउंट ऑफ इंटरिम प्रॉफिट इज लेफ्ट to be determined during execution of the decree. There, if the profit so ascertained exists the claimed profits, then option number A है the execution of the decree shall be stopped. डिक्री का निष्पादन रोक दिया जाएगा। सेकेंड है द डिक्री शेल बी एग्जीक्यूटेड अनलेस द डिफरेंस बिटवीन द फी एक्चुअली पेड एंड द फी विच शुड वुड हैव बीन पेबल इफ द होल ऑफ द प्रॉफिट आइडेंटिफाइड वाज इंक्लूडेड इन द सूट। डिक्री का निष्पादन तभी तक किया जाएगा जबकि वह अंतर संदत नहीं कर दिया जाता जो वस्तुतः संदत फीस और उस फीस में है जो अभी निर्धारित संपूर्ण लाभ का समावेश बाद में होने पर संदेह होती। ऑप्शन नंबर थर्ड है इफ द एडिशनल फी इज नॉट पेड विद इन सच टाइम एज द कोर्ट शेल रूल द सूट शेल बी डिसमिस्ड। यदि अतिरिक्त फीस उस समय के अंदर जो न्यायालय नियत
करेगा, संदत नहीं की जाती, तो वह बात खारिज कर दिया जाएगा। द ट्रू स्टेटमेंट्स इन द अबाव स्टेटमेंट्स इज आर। उपयुक्त कथनों में सत्य कथन है, कौन से है? सभी सत्य, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जो भी स्टेटमेंट है तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा? तो ये भी आपको सेक्शन नंबर 11 में मिलेगा। 11 का जो सेकंड पैरा है ना, उसे आप रीड कर लीजिएगा, उसमें आपको ये मिल जाएगा। क्योंकि हम अभी जो पिछला क्वेश्चन देख के आए वो मतलब आपको उसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं बैठ रहा था, लेकिन इसमें सारे ऑप्शन सही बैठ रहे हैं। क्वेश्चन 11 में मतलब जो सेक्शन 11 में से ही वो क्वेश्चन पूछा था, वो अलग टाइप से पूछा था, सारे ऑप्शन उसमें गलत थे, इसमें सारे ऑप्शन सही दिए हुए हैं। ये भी सेक्शन 11 में से ही पूछा है, ठीक है। तो ये भी 26 Feb 2023 को पूछा गया था, और ये भी 2 क्वेश्चन एक ही सेक्शन से पूछे गए, ठीक है। तो मैं ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पज़ है कि किस तरह से क्वेश्चन एराइज होते, कहाँ से होते और किस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। तो आप उसी की प्रिपरेशन में आपको मतलब इस वीडियो में आपको एक ये ट्रिक बता रही हूँ, तरीका बता रही हूँ कि इस तरह से आपको प्रिपेयर करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम सबक कैसे ले सकते हैं अपनी फेल्यूर से, तो उस तरीक़ों को मैं आपको बता रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। Among the following statements, the true statement is, ऑप्शन नंबर ए है, the net profits are the market value has been estimated. The court shall require the amount to be paid as insufficient, and if it is not paid within the stipulated time, dismiss the suit. शुद्ध लाभों या बाजार मूल्य का प्राक्कलन तौर पर किया गया है, तो न्यायालय जितनी रकम अपर्याप्त है उतनी दिए जाने की अपेक्षा करेगा और नियत समय के अंदर संदत न किए जाने पर बात को खारिज कर देगा। सेकेंड है ऑप्शन नंबर बी, द क्वेश्चन ऑफ वैल्यूएशन ऑन अ प्लेंट और मेमोरेंडम ऑफ अपील इज डिटरमाइंड बाय द कोर्ट वेयर द सूट इज पेंडिंग एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल। किसी वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर मूल्यांकन संबंधी प्रश्न का उदाहरण उस न्यायालय द्वारा किया जाता है जहां वह लंबित है और उसका विनिश्चय अंतिम होता है। ऑप्शन नंबर सी है, द कोर्ट इन विच द प्लेंट और अपील इज filed and the assessment made by that court is insufficient, the reference shall require the court of appeal or revision to pay an additional fee, and if it is not payable within the stipulated time, dismiss। जिस न्यायालय में वाद पत्र या अपील फाइल है और उस न्यायालय द्वारा किया गया मूल्यांकन पर्याप्त है, तो निर्देश अपील या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा अतिरिक्त फीस संदर्भ करने की अपेक्षा करेगा और नियत समय के भीतर संदेह न किए जाने पर खारिज कर देगा। और ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। सारे ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ना, ये कहाँ से लिया गया है? ये सेक्शन 10 का सेकंड से लिया गया है, ठीक है। सेक्शन 10 का सेकंड से सेम वही का वही ड्राफ्ट दिया हुआ है। और सेक्शन मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है ये सेक्शन 12 का 1 से दिया 1 है, ठीक है। सेक्शन 12 का 1 है। और ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सेक्शन 12 का सेकंड है, ठीक है। तो ये ऐसा कैसे आप मतलब डायरेक्ट से ही आते हैं क्वेश्चन, और पूरे के पूरे ऐसे कैसे उठा के ड्राफ्ट को पूरा का पूरा क्वेश्चन, बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब ड्राफ्ट में से डायरेक्ट से ही लिए गए हैं, ठीक है। ये अलग से कहीं से नहीं है, वही का वही सेम ड्राफ्ट दिया हुआ है। तो आप उसमें रीड डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, मतलब रीड करके आप उसमें नोट डाउन कर लीजिए कि ये 26 Feb 2023 को आया था, 26 फरवरी 2023 को।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। आपको 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसमें, तीनों 3 ईयर्स के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको 12 क्वेश्चन है टोटल इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। अब ये सब फॉल्स और ट्रू और ये वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। 4 क्वेश्चन में चल रहे हैं अपन। तो क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन है। अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू स्टेटमेंट इज, ऑप्शन नंबर ए है, इफ द एप्लीकेशन फॉर रिव्यू इज partially or wholly due to new evidence being modified or reverse the court shall authorize the application to recover the fee paid। यदि पुनर्विलोकन का आवेदन नए साक्ष्य के कारण उपांतरण या उलटना भागतः या पूर्णतः होता है, क्या होता है, भागतः या पूर्णतः होता है, वह न्यायालय आवेदन को संदत्त फीस वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा। ये कहाँ से है, सेक्शन 15 से है। ठीक है, सेक्शन 15 का जो किंतु दिया हुआ है, ठीक है, उसमें आप रीड करिए और उसमें आप नोट डाउन कर लीजिए इसे कि ये आया था फरवरी में। ठीक है, फरवरी में आया था ये 2023 में 26 फरवरी 2023 को। अब आप नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, where the court on the application for review reverse says its absolute decision on the ground of lapse of law or fact। ठीक है, लॉ और फैक्ट पर shall authorize the refund of such fee by the amount exceeding the amount when the other application has been made। जहाँ न्यायालय पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करने पर अपने पूर्ण विनिश्चय को विधि या तथ्य की भूल के आधार पर उलट देता है। क्या करता है, विधि या तथ्य की भूल के आधार पर लौट देता है, वहाँ उतनी फीस वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा जितनी रकम उस रकम से अधिक है जब अन्य आवेदन किया गया है। ये जो है ना, ये अधिक, ये वाले वर्ड पे आपको ज़्यादा वो करना है। देखिए, ये आपको सेक्शन 15 में ही मिलेगा, सेक्शन 15 से लिए गए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपको सेक्शन 15 से लिए गए हैं, आप वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो किंतु से लिया गया, मतलब किंतु है 15, सेक्शन नंबर 15 के किंतु से है, और सेक्शन 15 का जो स्टार्टिंग में जो दिया हुआ है आप ड्राफ्ट, वो आप वही ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी क्या कहते हैं, बोथ ए एंड बी, और डी क्या कहता है, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है, वो है मतलब ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, जहाँ न्यायालय पुनर्विलोकन के लिए आवेदन करने पर अपने पूर्ण विनिश्चय को विधि तथ्य की भूल के आधार पर उलट देता है, वहाँ उतनी फीस वापस पाने के लिए प्राधिकृत करेगा। उतनी फीस वापस कर देगा उसको जितनी की उस रकम से अधिक है जब अन्य आवेदन किया गया हो। ठीक है, तो उस फीस वापस कर देगा उसको। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, अब आपको कॉलम मैच करवाना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन बाय मैचिंग द फॉलोइंग अंडर द कोर्ट फीस एक्ट 1870। न्यायालय फीस अधिनियम 1870 के अधीन निम्नलिखित को सही सुमेलित कर सही विकल्प का चयन करें। कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है, तो इसमें आपको मैचिंग करवाना है। अनुसूची 1 मूल्यांकन का प्रारूप, अनुसूची 2 नियत फीसें, अनुसूची 3 मूल्यानुसार फीसें। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर ए में, मतलब ऑप्शन नंबर ए में अनुसूची 1 के साथ नियत फीसें नहीं आएगी, ये देखिए मूल्यानुसार फीसें आएंगी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, अनुसूची 3 सही दिया हुआ है, अनुसूची 3 में मूल्यांकन का प्रारूप दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सही है, ये मैच हो रहा है यहाँ पर, इन्होंने मतलब मैच करा के दिया है कि ये क्या मैच सही है, तो ये
में सही ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी मूल्यांकन मतलब अनुसूची 3 में मूल्यांकन का प्रारूप दिया है। अनुसूची 1 में नियत फीसें नहीं है, मूल्यानुसार फीसें दी गई है। और अनुसूची 2 में मूल्यानुसार फीसें नहीं है, ये 1 में दी गई है। तो फिर अनुसूची 2 में क्या है, नियत फीसें हैं, ठीक है। तो बस तीसरा ही ऑप्शन मतलब सी इसमें करेक्ट सही है। अब आप आते हैं, मतलब ये आप ज़रूर देख लीजिएगा, वहाँ पर जो अनुसूची दी गई है ना, वहाँ पर आप जाके नोट डाउन कर लीजिएगा इसे कि ये इस सन में पूछा गया था, और उसे आप ध्यान में रखिएगा कि इस अनुसूची में क्या पूछा, मतलब क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। ये फरवरी का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 का। फिर उसके बाद हम were at the time of making an application for probate of a bill or for a letter of administration, any person has estimated the property of the deceased to be overvalued and has paid a very high fee. The probate before the chief controlling revenue authority within the determination of the true value of the property or present a letter of administration। जहाँ किसी बिल के प्रोबेट के लिए या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन करते समय किसी व्यक्ति ने मृतक की संपत्ति का प्राक्कलन अधिक मूल्य किया है और बहुत अधिक फीस संबद्ध की है, वह संपत्ति के सही मूल्य के अभिनिश्चय के भीतर मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष, ये जरूर याद रखना है, किसके समक्ष किया जाएगा, मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष वह प्रोबेट या प्रशासन पत्र पेश करता है। कितने दिनों में पेश करना है वो याद रखना है एक तो आपको, और एक कहाँ पेश करना है, किसके पास, तो मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद जरूर रखना है। तो इसका जो ऑप्शन दिए है, ऑप्शन नंबर है 6 मंथ, बी है 2 मंथ, सी है 7 मंथ और डी है 1 ईयर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 6 मंथ इसका सही है। ऑप्शन नंबर है 6 माह में आपको मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के समक्ष प्रोबेट या प्रशासन पत्र पेश करना होगा। और उसके बाद जो बात इसमें है, इसमें ये कहा गया ऑप्शन में और क्वेश्चन में, ये कहाँ से लिया गया है, तो सेक्शन 19A से लिया गया है। तो सेक्शन 19A है जो ये आपको मिलेगा चैप्टर 3A, कोर्ट फीस एक्ट के चैप्टर 3A में मिलेगा, 3A में, और प्रोबेट वगैरह के प्रशासन पत्र के बारे में उसमें दिया है। और इसमें जो सेक्शंस का रेंज है 19A से 19K तक दिया हुआ है, तो ये आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये सेक्शन 19A में आपको ये मिल जाएगा, ये 6 मंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं हम सितंबर में आते हैं अब, ठीक है। अब सितंबर वाले में आते हैं। सितंबर 2023 वाले क्वेश्चन है ये, इसमें भी इसमें है ना 6 क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है। अंडर द कोर्ट फीस एक्ट द पर्सन अपॉइंटेड टू सेल द स्टाम्प disobeys the rule, or the person not appointed who sell or offers to sell the stamp shall be punished। तो इसमें न्यायालय शुल्क अधिनियम के अंतर्गत स्टाम्प बेचने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति, स्टाम्प बेचने के लिए नियुक्त किया गया व्यक्ति नियम की अवज्ञा करता है। कौन करता है नियम की अवज्ञा? स्टाम्प बेचने के लिए अपॉइंट जो किया गया है वो पर्सन नियम की अवज्ञा करता है। या नियुक्त न किया गया, सेकंड क्या कह रहा है कि नियुक्त न किया गया, नियुक्त नहीं किया है, उसे अपॉइंट नहीं किया है, वह व्यक्ति स्टाम्प बेचेगा या बेचने के लिए प्रतिस्थापित करेगा, वह दंडित किया जाएगा। कितने सज़ा होगी उसको, क्या सज़ा मिलेगी? तो इसका है ऑप्शन नंबर ए बाय फाइन, बी है इम्पर्समेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी है इम्पर्समेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 9 मंथ्स। तो ऑप्शन नंबर ए जुर्माने से, बी ए कारावास जिसकी अवधि 6 माह तक हो सकेगी, सी ए कारावास जिसकी अवधि 9 माह तक हो सकेगी, और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी बोथ। तो दोनों ऑप्शन सही है, ए और बी दोनों सही है, ये कहता है डी। तो क्या है इसका सही आंसर? इसका सही आंसर है डी, ठीक है।
बी भी सही है और ए भी सही है। ठीक है, तो जुर्माने से भी और कारावास जिसकी अवधि 6 मंथ तक की हो सकेगी, ये भी सही है। तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको सेक्शन 34 में, सेक्शन 34 में मिलेगा, जो कि चैप्टर 6 में दिया हुआ है। और इसका जो सेक्शंस का रेंज मतलब कि लास्ट है ये। ठीक है, इस कोर्ट फीस एक्ट में टोटल सेक्शन 36 से है और चैप्टर 6 से है। ठीक है, तो चैप्टर 6 से है और 36 से सेक्शन है टोटल, तो 31 से 36 तक इसका सेक्शंस का रेंज है। लास्ट चैप्टर है ये, इसमें 34 सेक्शन है, उसमें से ही लिया गया है। और ये सितंबर 2023 में आया था क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आंसर द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प का उत्तर दे। ऑप्शन नंबर 1 है, बिफोर पासिंग द ऑर्डर ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ रिगार्डिंग एक्सेप्शंस फॉर पेमेंट और कोर्ट फी under section 35 of the Court Fees Act, the trial court is not bound to follow the procedure prescribed in Order 33 CPC. कमेंट करके बताइए कि ऑर्डर 33 सीपीसी में क्या है। मुझे तो पता है, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि आप कमेंट में क्या बताते हैं। ठीक है। सेकेंड है, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू इश्यूज नोटिस टू द कलेक्टर बिफोर कंसिडरिंग द पिटिशनर्स पिटिशन फॉर एग्जेम्पशंस फ्रॉम पेमेंट ऑफ कोर्ट फी। न्यायालय फीस के भुगतान से छूट के लिए वादी याचिकाकर्ता की प्रार्थना पर विचारण करने से पूर्व कलेक्टर को नोटिस जारी करना आवश्यक नहीं है। मतलब पहला क्या कह रहा है कि उसमें सीपीसी के ऑर्डर 33 से आबद्ध नहीं है 35 सेक्शन कोर्ट फीस एक्ट की। और थर्ड नंबर का क्या कह रहा है, न्यायालय फीस के भुगतान से छूट का आवेदन करते समय विचारण न्यायालय द्वारा कलेक्टर को संसूचित किया जाना चाहिए। मतलब सेकेंड जो कह रहा है कि संसूचित करना जरूरी नहीं है, नोटिस देना जरूरी नहीं है। और तीसरा क्या कह रहा है कि संसूचित किया जाना चाहिए। While making an application for exemptions for payment of court fee, the trial should be communicated to the collector by the court. सही है तो ये भी। तो the true statement in the above statements is option number A, all 1, 2 and 3 above, B 1 and 2, 3 above, C 2 and 3 above, और ऑप्शन नंबर डी है ओनली वन ओनली। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सभी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। न्यायालय शुल्क अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन है। In relation to the court fees act, in the following statement false statement is option number A है, if an application for review of judgment is presented on the after the 19th day from the date of the decree, the fee leviable on the plaint or memorandum of appeal shall be payable। निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन यदि वह डिक्री की तिथि से 19वें दिन, इस पे आप जरूर ध्यान दीजिए। ठीक है, 19वें दिन या उसके पश्चात उपस्थापित किया गया है, वहाँ वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्ग्रहणी फीस देय होगी। कितनी देय होगी? क्या मतलब 19वें दिन की बात है यहाँ पर, तो 19वां दिन नहीं आएगा। ये कहाँ दिया है? अनुसूची 1 में दिया हुआ है। मूल्यानुसार फीस संख्यांक इसका है 4 नंबर पे आप देख लीजिएगा। अनुसूची में जा करके अनुसूची 1 में 4 नंबर पे जाके आप देख लीजिए, मूल्यानुसार फीसें दी गई है वहाँ पर। तो उसमें 19वां दिन नहीं दिया हुआ है। उसमें कितना दिया हुआ है? 19वां नहीं दिया हुआ है। ठीक है, उसमें दिया हुआ है 30वां दिन। ठीक है, 30 डेज
30 डेज दिया हुआ है, 30 डेज, इसलिए ये गलत आंसर है। ठीक है, ये गलत ऑप्शन हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, ऑन एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ द जजमेंट इफ प्रेजेंटेड बिफोर द 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ द डिक्री द appropriate court fee shall be payable at half of the fee leviable on the plaint or memorandum of appeal। और निर्णय के पुनर्विलोकन के लिए आवेदन यदि वह डिक्री की तारीख से 30वें दिन के पूर्व उपस्थापित किया गया है, वहाँ उचित न्यायालय फीस, वाद पत्र या अपील के ज्ञापन पर उद्गर्णी फीस की आदि संदेह होगी। आपको मतलब इसमें असत्य बताना है कि कौन सा असत्य। देखो, पूर्व उपस्थापित किया गया उसमें या पश्चात भी दिया हुआ है। ठीक है, पूर्व 30वें दिन के पहले या 30वें दिन के पश्चात, तो ये दिया है, पूर्व नहीं आएगा। ठीक है, पूर्व या पश्चात ऐसा दिया, मतलब 30वें दिन या पश्चात ऐसा दिया हुआ है इसमें। तो आप देख लीजिएगा उसमें अनुसूची 1 में जा करके, तो ये पश्चात ये होगा, इसलिए ये गलत है, दोनों ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी दोनों ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। सेक्शन 19 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट इज रिलेटेड विद न्यायालय शुल्क अधिनियम की धारा 19 संबंधित है। ऑप्शन नंबर है डॉक्यूमेंट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कोर्ट फीस, शुल्क से छूट प्राप्त दस्तावेज। बी है डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट फीस इन द अपील्स, अपील के मामले में न्यायालय शुल्क का निर्धारण। सी है डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट फीस इन रिवीजन, पुनरीक्षण के मामले में कोर्ट फी का निर्धारण। डी है डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्ट फीस इन पॉपर सूट, अकिंचन के वादों में न्यायालय शुल्क का निर्धारण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो 19 में यही दिया है, शुल्क से छूट प्राप्त दस्तावेज। तो 19 में आप जाके नोट डाउन कर लीजिए कि ये आया था इसमें, मतलब सितंबर 2023 में, 3 सितंबर 2023 को आया था ये। इसमें जो है चैप्टर 3 से लिया है। सेक्शन 19 कहाँ है कोर्ट फीस एक्ट के, चैप्टर 3 में है, 6 से 19 इसका रेंज है। अन्य न्यायालयों और लोक कार्यालयों में जो फीसें होती है उसके बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन आपको बस 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, बने रहिए लास्ट तक। और आज शाम को आपको 4 बजे टीपी एक्ट की क्लास होगी लाइव यूट्यूब पर। According to section 710 of the Court Fees Act, court fee in the suit for specific performance would be। तो और इसका जो है कोर्ट फीस अधिनियम की धारा 7-10 के अनुसार विनिर्दिष्ट अनुपालन के बाद में न्यायालय शुल्क देय होगा। किसके अनुसार देय होगा? तो ए है अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन, प्रतिफल की राशि के अनुसार। बी है अकॉर्डिंग टू डिजायर ऑफ द प्लेंटिफ, वादी की इच्छा अनुसार। सी अपॉन डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, न्यायालय के विवेक पर। और डी है नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सीधा सीधा ही पूछा है, सीधा सीधा आपको आंसर देना है। उसमें आपको जो है ऑप्शन नंबर ए है प्रतिफल की राशि के अनुसार। ठीक है, कहा गया वो प्रतिफल की राशि के अनुसार होगा ये। तो मतलब सेक्शन तो आपको दे ही दी उन्होंने कि इसमें जो है 7-10 में आपको दिया हुआ है, तो आपको उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं। ये जो है 2020 के क्वेश्चन है। ठीक है, 2020 में पूछे गए थे, 2020 से। और मेरा जो ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर है इसमें, और इसका जो पीडीएफ चाहिए आपको, तो इस पीडीएफ में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीग्राम ग्रुप सब आपको हम उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में सेंड कर देंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिए। टेलीग्राम ग्रुप में ये इसका फ्री पीडीएफ आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, फ्री कंटेंट ज्वाइन करने के लिए
फिर PDF वगैरह स्टडी मटेरियल आप टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और फ्री क्लासेस की सीरीज़ भी चल रही है, मतलब जिसमें आपको यूट्यूब पर आपको फ्री क्लासेस अवेलेबल होगी लाइव, हर एक सब्जेक्ट के जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है उन सभी की जो फ्री क्लासेस चला रहे हैं, तो वो आपको यूट्यूब पर लाइव मिलेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक्शन 19 सॉरी कहाँ गए, अच्छा 7 का 10 देखा था अभी तो हमने, अच्छा हाँ 7 का 10 देखा था ना, तो फिर किस में आ गए हम, 7 का 10 देखा था। अब सेकेंड है, कोर्ट फीस अधिनियम 1870 की धारा 19 से संबंधित है। सेक्शन 19 ऑफ द कोर्ट फीस एक्ट 1870 रिलेटेड टू, ऑप्शन नंबर ए है रिफंड ऑफ कोर्ट फ़ी, रिफंड ऑफ कोर्ट फ़ी न्यायालय शुल्क की वापसी, बी है रेमिशन ऑफ कोर्ट फ़ी न्यायालय शुल्क का परिहार, सी है एग्जेप्शंस ऑफ कोर्ट फ़ी न्यायालय शुल्क से छूट, डी है एग्जेम्पशंस ऑफ कोर्ट फ़ी ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, कतिपय दस्तावेजों को न्यायालय शुल्क से छूट। तो सेक्शन 19 में कुछ दस्तावेज है, सर्टेन डॉक्यूमेंट से उनको न्यायालय शुल्क से छूट दी गई है, ये दिया हुआ है सेक्शन 19 में। तो ये दिया हुआ है आपको चैप्टर 3 में 6 से 19 अन्य न्यायालयों या लोक कार्यालयों में फीसों के बारे में, ठीक है, जो आप देख लीजिएगा उसमें। और ये 2020 के टू क्वेश्चन थे, ठीक है, कि पहले तो कम ही क्वेश्चन पूछे जाते थे ना, अब क्वेश्चन का जो बढ़ा दिए गए हैं माइनर लॉ से, तो सबसे ज़्यादा 6 क्वेश्चन आपको पूछे गए थे जो फरवरी में एग्ज़ाम हुआ था, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, फिर 4 पूछे गए, 20 में 2 ही पूछे गए थे, अब हो सकता है और भी ज़्यादा पूछ ले या 6 क्वेश्चन आ जाए। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग वीडियो बनाऊंगी मैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में जो भी जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब आपको कवर करवाऊंगी। आपको ये न केवल छत्तीसगढ़ के लिए इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपको राजस्थान सिविल जज में भी ये आता है कोर्ट फीस एक्ट का, तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए, नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेली लाइव यूट्यूब पर क्लासेस आपको अवेलेबल होती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।